फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के जो बहाली आने वाली है उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली दानिश सर का जो बुक है इसी से मैं प्रश्न लाता हूं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं ज्योग्राफी का सेशन चला रहा हूं। इससे पहले वीडियो हिस्ट्री जो हम लोग कर चुके थे, हम लोग 1200 प्रश्न का सेशन चला रहे हैं। 1200 प्लस प्रश्न आपको मैं इस बुक से दानिश सर का जो दिया हुआ है इससे पूरा करवाना है। जैसे कि हम लोग अभी तक 1 से लेकर के 196 यानी 195 प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग 196वां प्रश्न करेंगे। इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज हम लोग 196वां प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 यानी जितने भी पूछे हुए प्रश्न हैं इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस बुक से, क्योंकि यह बुक से पूछा हुआ प्रश्न इसमें सारा दिया हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 196वां प्रश्न क्या कह रहा है। 196वां प्रश्न कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। यहाँ पे टॉपिक चेंज हुआ था, होगा था सिंचाई नदी घाटी परियोजना। जो सिंचाई नदी घाटी परियोजना से जितनी भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से जो पूछा हुआ प्रश्न है इस बुक में सारा कवर किया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 196वां प्रश्न टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। क्या किससे संबंधित है तो आपको ऑप्शन बतला देते हैं। होगा था नियतिवादी विचारधारों से, होगा था साम्यवादी विचारधारा से, वैज्ञानिक विचारधारा से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, साम्यवादी विचारधारा से। चलिए देखिए प्रश्न कैसा आया था। 196वां प्रश्न टिहरी बांध परियोजना संबंधित है तो किससे, तो याद रखिएगा क्या, तो साम्यवादी विचारधारा से। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आने वाले जो आपका टीआरई 4 का जो परीक्षा होने वाली है मैं आप लोगों को वीडियो डेली देता हूं, ताकि आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए कि वीडियो आपको दिया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है टिहरी बांध परियोजना साम्यवादी विचारधारा से है। याद रखिएगा किस विचारधारा से, तो साम्यवादी विचारधारा से याद रखिएगा। क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना, यहाँ पे देखिएगा टिहरी बांध परियोजना साम्यवादी विचारधारा से संबंधित है। याद रखिएगा मानव भूगोल में होगा था साम्यवाद एक ऐसा संप्रदाय स्कूल के रूप में स्थापित हुआ है जिनकी विचारधारा और दर्शन इस बात पर समर्थन करते हैं औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव अपने जीवन को होगा था सृजित शक्ति, होगा था प्राकृतिक गतिशील होगा था शक्तियाँ जैसे होगा था बहता जल, होगा था परिवहन, मिट्टी, वनस्पति और अस्थायी शक्तियाँ, धरातल, खनिज पदार्थ आदि अपने हित में होगा था तत्वों को गुण के अनुसार उनका उपयोग करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कह रहा है कि गौरतलब यह है कि साम्यवाद विचारधारा सर्वप्रथम प्रतिपादित फ्रांसीसी इतिहासकार होगा था लूसियन होगा था फेरो ने अपनी पुस्तक होगा था ज्योग्राफिकल होगा था इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री इन 1925 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तराखंड में क्या कह रहा है, तो उत्तराखंड में टिहरी बांध भारत का भगीरथी नदी पर बनाया गया है। चलिए इसमें से 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो यहाँ से प्रश्न आपको बन करके मिल सकता है टीआरई 4 में। जैसे कि मैं आप लोगों को बतला देते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है कि टिहरी बांध परियोजना होगा था किस विचारधारा से, तो याद रखिएगा साम्यवादी विचारधारा से। याद रखिएगा किस विचारधारा से, साम्यवादी विचारधारा से। दूसरा प्रश्न क्या आएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा बार पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा कि टिहरी बांध परियोजना है ना, टिहरी बांध परियोजना भारत में कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। याद रखिएगा टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, तो भगीरथी नदी पर। याद रखिएगा जो सबसे ऊंचा बांध है। याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 197वां प्रश्न। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इंग्लिश और हिंदी दोनों जो छात्र बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या इस बुक में दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दिया हुआ है, इंग्लिश वाले भी देख लें। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी होगा था पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन यहाँ 197वां हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई होगा था पद्धति नहीं है। होगा था खंडक प्रणाली, होगा था चेन पंप प्रणाली, होगा था ड्रिप प्रणाली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ड्रिप प्रणाली। क्वेश्चन क्या था कि कौन सी होगा था पारंपरिक सिंचाई का पद्धति नहीं है, तो ड्रिप प्रणाली। अगर आपसे आ जाएगा कि पारंपरिक सिंचाई पद्धति कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा होगा था वो हो जाएगा खंडक प्रणाली, होगा था चेन प्रणाली। ये दोनों कैसा प्रणाली है, तो याद रखिएगा पारंपरिक शिक्षक होगा था सिंचाई पद्धति प्रणाली। लेकिन इसमें
क्वेश्चन पूछा गया नहीं, तो कौन हो जाएगा, ड्रिप प्रणाली। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे हम लोग देख लेते हैं समरी क्या कह रहा है कि सिंचाई होगा था सिंचाई पौधों को कृत्रिम रूप से पानी होगा था देने की प्रक्रिया सिंचाई के प्रमुख पारंपरिक होगा था आधुनिक विधियां निम्नलिखित है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंचाई पौधों को होगा था कृत्रिम रूप, कृत्रिम मतलब जो मानव के द्वारा है ना सिंचाई किया जाता है वो होगा था निम्नवत विधियां हैं। जैसे पारंपरिक सिंचाई की विधियां, पहला हो जाएगा पारंपरिक सिंचाई की विधियां कौन कौन सी होगा, तो देख सकते हैं आप लोग, खंडक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, होगा था ढेकली प्रणाली, होगा था राहट और होगा था मोट प्रणाली। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। आगे देखिए आधुनिक सिंचाई प्रणाली, जो वर्तमान में आधुनिक होगा था सिंचाई प्रणाली में कौन कौन सा आएगा, तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली और छिड़काव सिंचाई प्रणाली। अतः स्पष्ट होता है कि ड्रिप प्रणाली होगा था सिंचाई पारंपरिक विधि नहीं है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं 198वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना होगा था किस राज्य में स्थित है। क्या कह रहा है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। बिहार में, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 18/12/2023 पेपर 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसका आंसर हो जाएगा तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में कौन सा, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं इसका समरी क्या कह रहा है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में होगा था परियोजना है। आगे देख लेते हैं दामोदर घाटी परियोजना के तहत 1948 ईस्वी में, कितना, 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम डीवीसी, क्या बोलते हैं इसको, डीवीसी की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लाभान्वित होने वाला पहला राज्य झारखंड और बिहार और पश्चिम बंगाल। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सबसे पहले कि दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन कौन सा राज्यों को लाभ देता है, तो याद रखिएगा झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। आगे देखिए इसका प्रश्न बन करके आ सकता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 1948 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब, 1948 ईस्वी में नदी घाटी परियोजना, कौन सा, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी, जो स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। आपका प्रश्न आ जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो याद रखिएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, याद रखिएगा, नदी घाटी परियोजना वो कौन सा, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना है, याद रखिएगा। चलिए 199वां प्रश्न देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देख लेते हैं नदी घाटी होगा तो क्या कर रहा है, तो गंगा नदी के दक्षिण किनारे से होगा था मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी हैं। क्या कह रहा है कि गंगा नदी के दक्षिण किनारे से होगा था मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी है, कोसी, गंडक, सोन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 18/12/2023 पेपर 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, सोन नदी। क्या था प्रश्न, तो मैं फिर से पढ़ देता हूं। गंगा नदी के दक्षिण के किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी है, तो याद रखिएगा सोन नदी। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। यह कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ क्या कह रहा है, समरी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है गंगा नदी घाटी, क्या कह रहा है कि गंगा नदी के दक्षिणी किनारे में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदियां सोन है। कौन सी नदियां हैं, तो सोन है, वो 780 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यमुना की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा होगा था 1376 किलोमीटर, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि दक्षिणी की ओर होगा था मिलने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदियां, तो याद रखिएगा यमुना। गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा था मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से जो प्रश्न बन करके आती है कौन कौन सा, तो मैं बतला देते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही आएगा कि नदी कौन सा, तो गंगा नदी के दक्षिण के किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी, तो याद रखिएगा सोन। सोन की नदी की लंबाई कितनी है, तो 730 किलोमीटर, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2500, कितना, तो 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, तो कह रहा है यमुना कौन सा, तो यमुना की लंबाई कितनी है, तो 1376 किलोमीटर, याद रखिएगा। जो गंगा के दक्षिण की ओर बहने वाली सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। आगे देख लेते हैं भारत की सबसे बड़ी नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न क्या बन करके आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा प्रश्न बन करके आता है। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ दो मिलकर के करती है, तो एक हो जाएगा गंगा, क्या हो जाएगा, तो गंगा, और क्या हो जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र, क्या हो जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र। ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, याद रखिएगा। चलिए एक 200 प्रश्न आज
हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। हम लोग को 1200 प्रश्न देखना है इस बुक में। हम लोग 200 प्रश्न पूरा कवर चुके हैं। 1 से होगा था 145 तक हिस्ट्री इसमें ख़त्म कर चुके हैं हम 146 से अभी तक हम लोग 200 प्रश्न देख चुके हैं। कौन सा? तो ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी अभी हम सेशन चला रहे हैं। हमको 1200 प्रश्न आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवाना है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। हमारे चैनल पे आप बने रहें। आप लोगों को मैं पूरा का पूरा प्रश्न करवा दूंगा। जो TRE4 आते आते मैं कवर करवा दूंगा और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा क्या ऐसा क्लास लगता है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। 200 प्रश्न कह रहा है कि 1954 में होगा था किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई और जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या आया था। कह रहा है कि 1954 में क्या? तो 1954 में किन दो देशों के बीच होगा था कोसी सिंचाई और जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। देख लेते हैं कौन सा? तो भारत और बांग्लादेश, भारत और चीन। आगे देख लेते हैं भारत वर्ष और नेपाल। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। BPSC स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर बतलाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? तो भारत और नेपाल के बीच कौन सी? तो 1954 में होगा था कोसी। कौन सा? तो कोसी सिंचाई और जल विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया था। कब? तो 1954 ईस्वी में। किन दो देशों के बीच? तो याद रखिएगा भारत और नेपाल के बीच। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे समरी क्या कह रहा है। कह रहा है कोसी सिंचाई। क्या बोल रहा है यहाँ पे? तो कोसी कह रहा है कि कोसी सिंचाई और जल विद्युत है ना परियोजना 1954 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था किन देशों के बीच? तो याद रखिएगा भारत और नेपाल के बीच होगा था संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों में काम किया जाता है। कोसी नदी होगा था गोसाईनाथ चोटी। कौन सा? तो गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से निकलती है। याद रखिएगा नेपाल में स्थित होगा था भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। याद रखिएगा क्या कह रहा है। आगे देख लेते हैं। यह नदी बिहार के होगा था बिहार राज्य के होगा था पूर्वी उत्तर भाग में प्रभावित होकर के होगा था कुशौला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन करके आता है। दो तीन प्रश्न है जो मैं आप लोगों को बतला देते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कोसी सिंचाई परियोजना और जल विद्युत परियोजना होगा था हस्ताक्षर किया गया था। कब? तो 1954 में। किन दो देशों के बीच किया गया था? तो याद रखिएगा भारत और नेपाल के बीच। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो देख लीजिएगा कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से निकलती है और नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश कर जाती है। कहाँ से? आपसे पूछा जाएगा कि कोसी नदी परियोजना भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा भीमनगर के पास। कहाँ? तो भीमनगर के पास प्रवेश कर जाती हैं। कहाँ? तो भीम नदी के पास प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या बन करके आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, बिहार राज्य का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कोसी नदी को, है ना। किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बन करके आती है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आपका वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि आप लोगों को जब मैं वीडियो डालूं दानिश सर का बुक का तो आप लोग को समय सूचना प्राप्त हो जाए। चलिए देख लेते क्या कह रहा है। 201 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बांध माही नदी पर स्थित नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बांध माही नदी पर स्थित नहीं है? हीराकुंड बांध होगा था, दुधवा बांध होगा था, घुमरा पदर बांध। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं है। स्कूल टीचर होगा था 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका समरी क्या कह रहा है। कह रहा है कि हीराकुंड बांध क्या कह रहा है। तो हीराकुंड बांध और दुधवा बांध नदी महानदी पर स्थित है। याद रखिएगा महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य में होगा था सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और झारखंड राज्य और महाराष्ट्र में विस्तृत है। इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन करके आती हैं। 4-5 प्रश्न इससे बन करके इसमें निकल कर आ रही है। मैं आप लोगों को बतला देता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि हीराकुंड बांध और दुधवा, क्या कह रहा है कि हीराकुंड बांध और दुधवा बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा महानदी। कौन सी नदी? तो महानदी। याद रखिएगा कौन सा? तो हीराकुंड बांध और दुधवा बांध कौन सी नदी पर है? तो महानदी बांध पर है। याद रखिएगा महानदी कहाँ स्थित कहाँ है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखिएगा। आगे देखिए कौन सा प्रश्न आ जाएगा। कह रहा है कि आगे तीसरा प्रश्न बतला देते हैं। प्रायद्वीपीय
भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हीराकुंड बांध है, याद रखिएगा। कौन सा जल होता है? हीराकुंड बांध है जो सबसे बड़ी नदी है, तीसरा। आगे देखिए क्या कह रहा है, इस नदी का जल ग्रहण यानी कौन कौन से राज्य है जो हीराकुंड बांध और दुधवा बांध से, आप यहाँ पे कौन सा राज्य है जहाँ से जल ग्रहण होता है? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तृत है। आगे देखिए इस नदी पे स्थित हीराकुंड बांध, आपसे प्रश्न आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनकर के आती है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध। कहाँ पड़ता है हीराकुंड बांध? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में। चलिए हम लोग 102 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 102 देखिए यहाँ से टॉपिक चेंज हुआ है, जहाँ ये इस बुक में एक खासियत है कि इस टॉपिक वाइज टॉपिक इस प्रश्न को छाड़ दिया गया है ताकि आने वाले जो TRE 4 है उसके लिए आसान हो जाए। देखिए खनिज और ऊर्जा संसाधन से जितने भी प्रश्न BPSC TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 से पूछे गए हैं, खनिज और ऊर्जा से इसमें प्रश्न दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं 202 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न बहुत अच्छा आया था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? या कौन सा? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। एक कोयला हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, कोयला हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, पवन ऊर्जा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। BPSC TRE 2 7/12/2023 शिफ्ट होगा तो 2 का पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कौन सा प्रश्न आया था। तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यही पूछा जा रहा था। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लिए, इसका आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पवन ऊर्जा होगा था क्या? तो पवन ऊर्जा, और यहाँ पे कह रहा है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, याद रखिएगा। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, कौन सा? तो पवन ऊर्जा। ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं, एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत और दूसरा होता है गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत होगा था जिसमें जीवाश्म ईंधन, कोयला और यहाँ पे प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक होगा था परंपरागत स्रोत में है जो कि सबसे लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा का जो नवीनीकरण जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा होगा था, वायुमास ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और होगा था भूतापीय ऊर्जा। चलिए इसमें से देखिए कौन सा प्रश्न बन करके आ सकती है। देखिए मैं आप लोगों को बतला देते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही आएगा कि पवन ऊर्जा होगा था किसका स्रोत नहीं है? तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, याद रखिएगा पवन ऊर्जा। आगे देख लेते हैं हम लोग ऊर्जा को 2 भागों में बांटते हैं, एक पारंपरिक ऊर्जा और दूसरा बांटेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा। यानी आपसे प्रश्न आएगा पारंपरिक ऊर्जा के कितने स्रोत हैं ऊर्जा के हिसाब से? तो आप बताइएगा 2। कौन सा? एक हो जाएगा पारंपरिक स्रोत और दूसरा हो जाएगा गैर पारंपरिक स्रोत। आगे देख लेते हैं पारंपरिक स्रोत यानी कहने का मतलब पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन कौन से होंगे, यही तो इंपॉर्टेंट है। जब तक ये याद रहेगा तब तक आप छाड़ सकते हैं कौन सा। तो सबसे पहला आप इसमें नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो जीवाश्म ईंधन, कोयला होगा था, प्राकृतिक गैस और हो जाएगा प्राकृतिक गैस आदि, ये सब आएंगे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में। अब देखिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो लंबे समय से होगा था सामान्य उपयोग में लाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। गैर पारंपरिक ऊर्जा को हम लोग जान लेते हैं, इसका स्रोत कौन कौन सा हो सकता है। जैसे हो जाएगा सौर ऊर्जा, क्या हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा होगा था, बायो होगा था, मास ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा कैसा ऊर्जा है, ये सारा डिफिनेशन याद रखिएगा। वो हो जाएगा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। चलिए 203 हम लोग प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि मैं आप लोगों को वीडियो डालूँ तो साथ समय आप लोगों को सूचना प्राप्त हो जाए। यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा हुआ प्रश्न BPSC TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का पूछा हुआ प्रश्न इस बुक में सारा दिया हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 203 होगा तो मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होगा तो पाया जाता है। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। होगा था तेल, होगा था यूरेनियम, थोरियम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। BPSC TRE 2 18/12/2023 पेपर होगा था 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी, थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा थोरियम। चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या है डिफिनेशन? तो मोनाजाइट रेत थोरियम खनिज पाया जाता है, याद रखिएगा। कह रहा मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो
थोरियम पाया जाता है। भारत में मोनाजाइट होगा था रेत मुख्यतः रूप से केरला के तट पर पाया जाता है, याद रखिएगा। थोरियम का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा TH। क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक संख्या कितना हो जाएगा? तो 90, याद रखिएगा। चलिए इसमें से 4 5 2 3 प्रश्न बन करके आ रही है, 4 5 इसमें मैं आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि मोनाजाइट होगा था थोरियम खनिज में पाया जाता है, याद रखिएगा। थोरियम खनिज में पाया जाता है, कौन सा? तो मोनाजाइट रेत में पाया जाता है थोरियम खनिज। आगे दूसरा प्रश्न बन करके आ रही है कि मोनाजाइट यानी भारत में मोनाजाइट रेत का मुख्यतः कहाँ सबसे ज्यादा होता है? तो केरला के तट पर पाया जाता है, कौन सा? तो मोनाजाइट रेत, याद रखिएगा। आगे देखिए मोनाजाइट यानी मोनाजाइट होगा था, आगे देख लेते हैं, थोरियम का रासायनिक नाम हो जाएगा TH। क्या हो जाएगा? तो TH हो जाएगा। आगे देख लेते हैं परमाणु होगा था क्रमांक संख्या कितनी होती है? तो 90, याद रखिएगा। किसका? तो थोरियम होगा था खनिज का जो होता है होगा था। आगे देख लेते हैं, चलिए हम लोग 204 प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से होगा था भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर होगा था प्रोजेक्ट के होगा था पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। एक कोटा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नामरूप, ओबरा और हो जाएगा पारीछा होगा था। आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए कुछ प्रयोग को सही उत्तर को चुनिए। देख लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 2 4 1 3 2 3 4 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए यह प्रश्न है बीपीएससी स्कूल टीचर, कहाँ पूछे? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 2 3 4 1। चलिए इसको देख करके आप मिला लीजिएगा। मैं आप लोगों को आंसर बतला देते हैं। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूरब से पश्चिम की ओर होगा था, ये है कौन कौन सा देख सकते हैं आप यहाँ पे बतला देते हैं। होगा था असम में स्थित है होगा था नामरूप, याद रखिएगा। कौन सा? तो नामरूप कहाँ है? तो असम में, याद रखिएगा। आगे देख ले तो ओबरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में के होगा था सोनभद्र जिले में स्थित है। पारीछा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के झांसी में है। होगा था बेतवा नदी के किनारे स्थित है जो राजस्थान के कोटा में अवस्थित है। चलिए देख लेते हैं इसमें से प्रश्न जो बन करके आएगा, इसमें से आएगा सबसे पहला प्रश्न तो यही आएगा। कौन सा आएगा? तो याद रखिएगा नामरूप है ना। नामरूप थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा असम में। ओबरा कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, याद रखिएगा। पारीछा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में होगा था बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। आगे देखिए कोटा कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। आगे याद रखिएगा। चलिए 205 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि इस शहर में प्रथम होगा था शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। क्या बोल रहा है कि किस शहर में प्रथम होगा था शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया? हैदराबाद, मुंबई, पुणे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्या हो जाएगा? सॉरी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है इसका समरी? कह रहा है कि ऑल इंडिया, क्या बोल रहा है? ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की होगा था स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई। यह संयंत्र 500 होगा था किलोवाट और होगा था सौर संयंत्र द्वारा 1000 किलोवाट आयरन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होगा था इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके बिजली से रहित हाइड्रोजन उत्पन्न कर रही है। चलिए इसको मैं बतला देता हूँ। प्रश्न है इसमें से 2 ही बन रहे हैं, मैं आप लोगों को बतला देते हैं। पहला आएगा प्रश्न की क्या यहाँ पे? तो जोरहट पंप स्टेशन है ना, कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा असम में। जोरहट पंप स्टेशन कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा असम में। कहाँ पड़ता है? तो असम में, याद रखिएगा। कौन सी ऊर्जा प्राप्त हो रहा है? तो यहाँ पे याद रखिएगा हाइड्रोजन प्लांट। कौन सी? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो शुद्ध है होगा था ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। चलिए 206 हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? 206 प्रश्न है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और उसकी होगा था अवस्थितियों की सही युग में, यानी कह रहा है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पाद के और उसकी अवस्थितियों के सही युग में क्या हो जाएगा? सुरमा घाटी होगा था, सुरमा घाटी असम में। आगे देखिए यहाँ पे कहा था लूनेज क्षेत्र गुजरात में। यहाँ पे देखिएगा केजी यानी बेसिन बंगाल की खाड़ी में, एक से अधिक इनमें से
कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा एक से अधिक। चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा भारत के होगा था प्रमुख पेट्रोलियम खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। चलिए कहाँ कहाँ से पेट्रोलियम उत्पादक खनिज तेल होगा था उत्पादक क्षेत्र है, मैं देख लेता हूँ। चलिए सुरमा घाटी, कौन सा सुरमा घाटी? डिगबोई होगा था, नहरकटिया होगा था हुगरी रीजन होगा था, मोरान क्षेत्र असम में स्थित है। कहाँ? तो स्थित असम में, याद रखिएगा। यानी जितने भी सुरमा घाटी होगा था कहाँ? तो असम में। डिगबोई कहाँ? असम में। नगरहटिया कहाँ? असम में। होगा था हुगरीजन होगा था, मोरान क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो सभी असम में है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? लुनेज होगा था, अंकलेश्वर होगा था, ओलाद होगा था, ढोकला होगा था, मेहसान होगा था, कलोल क्षेत्र, यानी जितने भी है सब कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में, याद रखिएगा। गुजरात में कौन कौन सा? तो लुनेज हो गया, अंकलेश्वर हो गया था, ओलादिया हो गया था, ढोकला हो गया था, मेहसाना हो गया था, कलोल हो गया, यह सभी कहाँ है? तो गुजरात में, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन करके आती है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं, मंगला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। एक प्रश्न ये भी आएगा कि लुनेज किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम से, है ना, पेट्रोलियम क्षेत्र उत्पादन से, याद रखिएगा। सुरमा घाटी कहाँ? सुरमा घाटी कहाँ पड़ता है? तो असम में। किसके लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए। डिगबोई किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कृष्णा यानी गोदावरी बेसिन होगा था, जेके बेसिन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। कृष्णा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन करके आती है। जो कि प्राकृतिक गैस का भारत का होगा था प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है, होगा था केजी बेसिन में ही रावा अपघटित क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पे कि जे होगा था केजी बेसिन होगा था, रावा होगा था आप तटीय क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न चेंज हो रही है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 207 प्रश्न, देखिए यहाँ पे चेंज हुआ है। क्या? तो उद्योग और व्यापार, यानी उद्योग और व्यापार से जितने भी प्रश्न टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से आया है, इस बुक में सारा दिया हुआ है। यहाँ पे टॉपिक चेंज हुआ। क्या? 207 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। यानी उद्योग और व्यापार से पूछा हुआ प्रश्न है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। बिहार के किस जिले में होगा था रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होती है? क्या बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उत्पादन सर्वाधिक होती है? मधुबनी, भागलपुर होगा था, औरंगाबाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं ये बीपीएससी टीआरई 2 और 14/12/2023 पेपर 1 बीपीएससी टीआरई 3, यानी फिर दोबारा आया था प्रश्न, इसी को पूछा गया था। कौन सा? तो हो गया 11-12 एग्जाम होगा था 22/7/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? तो भागलपुर। प्रश्न क्या था? तो बिहार के किस जिले में रेशमी होगा था वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होती है? तो याद रखिएगा कहाँ? तो भागलपुर में। रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होती है? तो भागलपुर में। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। बिहार के भागलपुर जिले में, क्या बोल रहा है? बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा, है ना। आगे देखिए यह जिला होगा था रेशम उद्योग से भी जुड़ा हुआ है। पूरे भारत में अपने होगा था टसर यानी रेशम भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर को भारत का होगा था रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए इससे 2-3 प्रश्न बन करके निकल करके आ रही है, मैं आप लोगों को बतला देते हैं। पहला तो प्रश्न यही आ रहा है कि रेशम उत्पादन बिहार के सबसे ज़्यादा किस जिले में होती है? तो याद रखिएगा कहाँ? तो भागलपुर जिला में, याद रखिएगा। कौन से जिला में? तो भागलपुर जिला में। रेशम सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ उत्पादन होती है? तो भागलपुर जिला में, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे कौन सा, यानी देखिएगा टसर रेशम और यहाँ पे भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। कौन सा? तो भागलपुर जिला। आपसे पूछेगा कि भागलपुर जिला किसके लिए जाना जाता है? तो होगा था टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए जाना जाता है। आगे आपका ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन करके आएगा। रेशम शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो भागलपुर को जाना जाता है, याद रखिएगा, रेशम शहर के रूप में। आगे देख लेते हैं 108 प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि बरौनी तेल संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन देख लेते हैं, बेगूसराय, मधुबनी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। और कौन हो जाएगा? एक सहरसा, छूट गया था। चलिए यहाँ पे फिर से बतला देते हैं। एक सहरसा, दूसरा बेगूसराय, तीसरा हो जाएगा मधुबनी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई होगा था 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बेगूसराय। तो प्रश्न क्या आया था कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र होगा था बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय, याद रखिएगा। चलिए इसको मैं समरी देख लेते हैं क्या है। तो समरी हम लोग देख लेते हैं। बरौनी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक कस्बा है। कस्बा मतलब गाँव। यह होगा था गंगा नदी के किनारे बसा है, याद रखिएगा। बरौनी तेल शोधक संयंत्र इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्यरत है होगा था। आगे देखिए, यह संयंत्र रूस और रोमानिया के मदद से स्थापित किया गया था। वर्ष 1964 ईस्वी से कार्यरत है। चलिए इसका प्रश्न बना करके बतला देते हैं क्या प्रश्न आ सकती है। आपसे पहला प्रश्न यही आएगा कि बरौनी भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी होगा था तो बेगूसराय जिले में स्थित एक कस्बा है बरौनी तेल शोधक कारखाना। आगे देख लेते हैं बरौनी किसके लिए जाना जाता है। दूसरा प्रश्न आएगा तो तेल शोधक के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। और बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है किसके अधीन कार्यरत है, तो मैं आप लोगों को बता देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि बरौनी तेल शोधक जो कारखाना है किसके अधीन कार्यरत यानी कार्य करता है, तो आप याद रखिएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्य करता है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न आएगा कि किनके मदद से बरौनी तेल शोधक कारखाना खोला गया था, तो याद रखिएगा एक हो जाएगा रूस और दूसरा हो जाएगा रोमानिया। कब खोला गया था मदद से, तो 1964 ईस्वी से कार्यरत है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 208 प्रश्न देख चुके थे, हम लोग 209 प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टॉपिक फिर चेंज हुआ है। तो परिवहन से जितने भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से आया है इस बुक में सारा दिया हुआ है। दानिश सर का बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें सारा प्रश्न कवर किया गया है। पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीपीएससी होगा था जो होगा था बिहार लोकसभा आयोग का जो परीक्षा बार बार जो पूछा जाता है, इसी से इस प्रश्न को इस बुक में दिया हुआ है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए परिवहन से कौन कौन सा प्रश्न आया था हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो चरण स्थान होगा था पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जोड़ते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो चरण होगा था चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों को जोड़ते हैं। मुंबई नागपुर, मुंबई कोलकाता और क्या बोल रहा है तो सिचलर और पोरबंदर। डी हो गया इनमें से होगा था कोई, इनमें से एक से अधिक और एक से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 8/12/2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या कह रहा है। 209 का आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 209 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा तो 209 का आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा तो सिलचर और पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पड़ता है तो गुजरात में। चलिए मैं आप लोगों को समरी बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। सिलचर और पोरबंदर होगा था, सिलचर और पोरबंदर दो चरण स्थान होगा था पूर्व पश्चिम गलियारे को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर श्रीनगर और जम्मू और कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जोड़ता है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं 210 क्या कह रहा है। प्रश्न 210 में है कि निम्नलिखित में से होगा था भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। क्या बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। होगा था कौन सा, काकीनाडा, होगा था मछलीपट्टनम, होगा था नागापट्टिनम, विशाखापट्टनम। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, यानी दिए गए कूट को सही क्रम में सजाइए। इनमें से कोई नहीं, ई हो जाएगा। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कौन मिलेगा तो 4 होगा था 1, 2 और 3। चलिए छोटा कर देते हैं, आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा। चलिए देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 4। पहला हो जाएगा 4, दूसरा 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, यानी आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे बंदरगाह और होगा था प्रदेश। क्या बोल रहा है तो बंदरगाह और एक तरफ है प्रदेश यानी स्टेट। देख लेते हैं, एक तरफ हो गया पोर्ट, दूसरा तरफ हो गया स्टेट मतलब प्रदेश। बंदरगाह और प्रदेश। देखिए विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। काकीनाडा कहाँ पड़ता है तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। मछलीपट्टनम कहाँ तो आंध्र प्रदेश। आगे देखिए होगा था नागपट्टिनम कहाँ पड़ता है तमिलनाडु।
तमिलनाडु। यहाँ से प्रश्न बन करके आएगा, देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देख लेते, फिर से बतला देते हैं आपको। यहाँ से प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। आगे देखिएगा, काकीनाडा कहाँ पड़ता है बंदरगाह, तो आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। और नागपट्टनम कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। चलिए हम लोग कितना प्रश्न आज देखे हैं, देख लेते हैं कितना, 210 के बाद हम लोग 211 प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। 211 प्रश्न है कि ब्रॉड गेज रेलवे का आकार, क्या बोल रहा है, ब्रॉड गेज होगा था रेलवे का, होगा था लाइन का आकार कितना होता है। प्रश्न यहाँ तक मैं समाप्त करते हैं। 211 प्रश्न हम लोग कल करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कौन सा है तो देख लीजिए, मैं आप लोगों को फिर से बतला देते हैं। ब्रॉड होगा था गेज रेलवे लाइन का होगा था आकार कितना होता है। ऑप्शन देखिए, 1676 mm, 1435 mm, होगा था 1067 mm, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बतला दिए, बीपीएससी टीआरई 3 का है, होगा था जुलाई 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग इसका 211 का जवाब कल जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, ताकि हमको आप लोग से फीडबैक मिलता है तो हमें अच्छा लगता है। वीडियो काफ़ी मेहनत करके बनाते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। कल ये जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आज हम लोग 210 प्रश्न कर चुके हैं, कल हम लोग 211 प्रश्न देखेंगे। कल यहाँ से मैं चालू करूँगा फिर से। आप अगर हमारे पिछले वीडियो ज्योग्राफी का नहीं देखें, हिस्ट्री का नहीं देखें, तो जा करके देख लें। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। चलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।